तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान में अपना दबदबा चाहता था, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता था। इसमें उसकी मदद की अमेरिका ने। कब? जब अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच की जंग का मैदान बना, जिसे हम सोवियत अफ़गान वॉर भी कहते हैं। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स को हटा लिया अफ़गानिस्तान से, उसके बाद भी पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में दखल बंद नहीं हुआ और पाकिस्तान ने वहाँ पर जिहाद को, आतंकवाद को, कट्टरवाद को और मुजाहिदीन को बढ़ावा देना बंद नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान इससे पहले भी सोवियत अफ़गान वॉर से पहले भी ये सब कर रहा था। तो आज हम जानेंगे कि ये सब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और भारत पर, कश्मीर पर खासकर इसका क्या असर पड़ा। देखते रहिए। तो बात उस ज़माने की है जब भारत आज़ाद हो रहा था। भारत आज़ाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना और पाकिस्तान को ये लगा कि जैसे अब तक अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों का दबदबा था, उनका इन्फ्लुएंस था, वैसे ही अब अंग्रेज़ों के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का दबदबा रहेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस बंटवारे को ही नकार दिया और पाकिस्तान के अस्तित्व पे ही उंगली उठा दी। इसी के साथ अफ़गानिस्तान ने जो पाकिस्तान के पश्तून इलाके थे, उन पर ही अपना दावा कर दिया। दरअसल 19वीं सदी में अफ़गानिस्तान जो था वो विश्व की दो महाशक्तियों के बीच का एक बफर जोन था, जो थे ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जब 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई, यानी अफ़गानिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर था वो खींचा गया, तो जो पश्तून इलाके थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और बलूचिस्तान, वो भारत में आए। पश्तूनों ने हमेशा भारत का साथ दिया, भारत की आज़ादी में वो लड़े। और गफ़ार खान के बारे में आप शायद जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने भारत का साथ दिया, मुस्लिम लीग को नकारा, यानी मोहम्मद अली जिन्ना से उन्होंने खुद को अलग रखा, कांग्रेस का साथ दिया और NWFP में गफ़ार खान और कांग्रेस की ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। गफ़ार खान ने जब देखा कि बंटवारा होना तय है, तो उन्होंने पश्तूनिस्तान की मांग कर दी, जिसमें अफ़गानिस्तान के पश्तून इलाके और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान होते। अफ़गानिस्तान ने इस पश्तूनिस्तान का समर्थन कर दिया। हालांकि वो बाद में बना नहीं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे गफ़ार खान वाले वीडियो में आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो हालांकि वो बना नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अब अफ़गानिस्तान के प्रति एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई इन सब के चलते। हालांकि अफ़गानिस्तान छोटा देश था और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में अब इनसिक्योरिटी थी अफ़गानिस्तान के प्रति। अब इन सब में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जो मुख्य खिलाड़ी थे वो थे अमेरिका और सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत के बीच चलने वाली कोल्ड वॉर में अपनी लोकेशन की वजह से पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा सहायक बन सकता था। इसी कारण से अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया इस पूरे केस में, और यही कारण है कि अमेरिका ने हमेशा पैसों से और सैन्य शक्ति से पाकिस्तान की मदद की। यहाँ से पाकिस्तान की राजनीति शुरू होती है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने हमेशा इस तरह की इमेज प्रस्तुत की कि जो सोवियत यूनियन है, जो कम्युनिस्ट यूनियन है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो साउथ एशिया पे अपना कंट्रोल चाहते हैं और अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा असल में ये थी कि पाकिस्तान की एक तो इकॉनमी ज़ीरो थी, उसे अपना देश चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। दूसरा, उसमें असल इनसिक्योरिटी जो थी वो भारत के प्रति थी। उसे हमेशा ये डर था कि भारत कहीं पाकिस्तान को नकार ना दे किसी भी वक्त पे और वापस से पाकिस्तान को युद्ध में अपने साथ ना मिला ले, जो एरिया है पाकिस्तान का उसे भारत घोषित ना कर दे। इसी के चलते पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे और साथ में मिलिट्री पावर भी चाहिए थी, और इन दोनों के लिए उसे अमेरिका की ज़रूरत थी। और इसीलिए उसने इस तरह का पूरा एक इमेज प्रस्तुत की अमेरिका के सामने, क्योंकि जाहिर है वो इंडिया को लेकर अमेरिका के सामने इस तरह की इमेज प्रस्तुत नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, और अमेरिका और उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक एंटी कम्युनिस्ट वेव थी। ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं अपना एक दबदबा ना बना लें। अब इसके बाद इन्हीं चीज़ों से पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी जो डिप्लोमेसी थी, जो रिलेशंस थे, उस पर बात करनी शुरू की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन वाकई में पावर नहीं चाहता था। ये फैक्ट है कि सोवियत यूनियन वाकई में
साउथ एशिया में अपना दबदबा चाहता था। जब ये सब हो रहा था तो अफ़गानिस्तान में भी एक तरह की हलचल चल रही थी। अंग्रेज़ों के जाने के बाद उसे भी एक बड़ा सपोर्ट चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था। अमेरिका, जिसे अफ़गानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता था, वो इस वक्त तक अफ़गानिस्तान के कल्चरल रिलेशंस और एक्सटर्नल ट्रेड को डोमिनेट करता था। और अमेरिका अफ़गानिस्तान में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि अफ़गानी जो हैं वो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उतने रेडी नहीं है, जिससे अफ़गानिस्तानियों में बहुत ज़्यादा निराशा थी। अब इस पूरे खेल में एंट्री होती है सोवियत यूनियन की। सोवियत ने इस मोमेंट पे अफ़गानिस्तान को तेल देना शुरू किया और उसके बदले में अफ़गानिस्तान से ऊन और कॉटन लेना शुरू किया। यानी अफ़गानिस्तान में अब ये तीनों खिलाड़ी, पाकिस्तान, अमेरिका और सोवियत यूनियन, अपनी अपनी चाल चल चुके थे। अब 1960 आते आते जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस थी उसने पाकिस्तान के जो कट्टरवादी राजनीतिक संगठन थे उन्हें बढ़ावा देना शुरू किया कि वो अपनी जैसी विचारधारा वाले नेताओं को और संगठनों को अफ़गानिस्तान में ढूंढें और उनके ज़रिए अफ़गानिस्तान में घुसपैठ शुरू करें। ये सब चलता रहा और 1971 में, इसके 11 साल बाद, जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बना, तब वेस्ट पाकिस्तान ने पूरा अपना फोकस जो है वो अफ़गानिस्तान पे देना शुरू किया। इस वक्त तक जो अफ़गानिस्तान था वहाँ पर भी कुछ हलचल चल रही थी, क्योंकि वहाँ का जो अर्बन एलीट क्लास था, जो पढ़े लिखे शहरी लोग थे, उन पे सोवियत यूनियन का और कम्युनिस्ट थिंकिंग का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वो राजतंत्र से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। यानी वहाँ पर उस वक्त भी राजा का राज था और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे राजतंत्र से। वहाँ के राजा उस वक्त थे ज़हीर शाह और उनके प्राइम मिनिस्टर थे दाऊद खान, जो राजा ज़हीर शाह के कज़न भी थे। 1973 में अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। दाऊद खान ने सोवियत मिलिट्री के ऑफिसर्स की मदद से ज़हीर शाह को हटाकर राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, अफ़गानिस्तान को रिपब्लिक घोषित कर दिया और ख़ुद को अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अफ़गानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ़गानिस्तान, PDPA, उसने दाऊद खान का साथ दिया और दाऊद खान को अब लगा कि जो पश्तून और कम्युनिस्ट हैं उनके साथ मिलके वो पाकिस्तान में जो रहने वाले अफ़गान और बलोच हैं उनकी तरफ से पाकिस्तानी सरकार से बातचीत कर सकेंगे। इस समय तक पाकिस्तान में मिलिट्री की जगह एक सिविलियन गवर्नमेंट आ चुकी थी, जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। दाऊद खान ने, जो पाकिस्तान के बलोच थे, उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री से लड़ने के लिए, उनकी बर्बरता से लड़ने के लिए छोटे लेवल पर हथियार मुहैया कराने शुरू किए। इसी के साथ जो पश्तून और बलोच लीडर्स थे वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने लगे, जहाँ पर उनका वेलकम हुआ ऑफिशियल तौर पे। इसी के साथ जो कम्युनिस्ट थे, सोवियत यूनियन था, वहाँ के लोगों के लिए भी, सोवियत के लिए भी अफ़गानिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे अमेरिका में खलबली मच गई। इन सब में पाकिस्तान को और ज़्यादा बढ़ावा मिला अफ़गानिस्तान में कट्टरवाद को बढ़ाने का या फिर अपनी दखलंदाजी बढ़ाने का। अब ISI, CIA और ईरान की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है वो सब मिलकर अफ़गानिस्तान में अपनी खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे और इन सब में इनका साथ दे रहे थे जो अफ़गानिस्तान के कट्टरवादी लीडर्स थे। वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने अफ़गानी इस्लामिस्ट को सपोर्ट किया और उनके लीडर की तरह काम किया। इस वक्त तक जमात इस्लामी ने मुस्लिम देशों के कई इस्लामिस्ट नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए थे। 1973 से 1977 के बीच एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान सरकार, जो पाकिस्तान के बलोच और पश्तून थे, उनकी मदद कर रही थी। इसी वक्त से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा देना शुरू किया। 1975 से जो दाऊद थे वो अपने इनर सर्कल से कम्युनिस्ट को हटा रहे थे। इसका कारण वो अफ़गानी थे जो अब कम्युनिस्ट के साथ अपनी ताकत को शेयर नहीं करना चाह रहे थे। यानी जिस रास्ते पर दाऊद खान चले थे, अब वो उस रास्ते से खुद पीछे हट रहे थे और अब वो सोवियत यूनियन के मुकाबले
अपने संबंध अमेरिका, ईरान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा अच्छे करने पर जोर दे रहे थे। 1978 में अफगानिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ। कम्युनिस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स ने दाऊद को पद से हटाकर मार दिया और अफगान प्रेसिडेंट बने नूर मोहम्मद तरकी। लेकिन अफगानिस्तान में अब एक और बड़ा बदलाव आने वाला था। दरअसल जो PDPA थी उसमें 2 गुट थे, खल्क और परचम। और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना जानते हैं कि ये जो 2 गुट थे उनमें जो संघर्ष हुआ उसमें ताकत मिली हफीजुल्लाह अमीन को और 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने हफीजुल्लाह अमीन। अमीन के रूल में जो अफगानी थे वो भी और जो सोवियत थे वो भी अमीन के खिलाफ हो गए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि उसने अब इस डिस्टर्बेंस का, इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाया और अफगानिस्तान में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट की। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनली सोवियत ने दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया। इसमें अमीन की मौत हुई और सोवियत ने बरबराक करमाल को अफ़गानिस्तान का नया लीडर बना दिया। ऐसा होते ही अमेरिका को मौका मिला कि अब वो भी सीधे इस लड़ाई में उतरे और यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बुरे दौर की शुरुआत होने जा रही थी। अमेरिका का सपोर्ट पाकर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एंटी सोवियत जिहाद को फैला दिया और इसी वक्त शुरू हुआ वो ग्रुप जिसे दुनिया जानती है अफ़गान मुजाहिदीन के नाम से, जो सोवियत अफ़गान वॉर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, या फिर जो सोवियत द्वारा चुनी हुई अफ़गानिस्तान सरकार थी उसके खिलाफ लड़ रहा था। और इसी को दुनिया अफ़गान जिहाद के नाम से जानती है, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आगे चलकर इन सब चीज़ों का भारत पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। कश्मीर पर, कश्मीरी पंडितों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।